Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all are very fine and you are going to study a very important topic, at least for your practical life. If you are a doctor or going to join the nursing as well, तो दोनों प्रोफेशंस में जो कि बहुत नोबेल प्रोफेशंस हैं, उसमें आज के टॉपिक की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ी वैल्यू है. And today's topic is blood pressure and the blood flow. So let's move to the whiteboard. Yes, my dear future doctors, जैसा मैंने आपको बोला कि आज हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर एंड रेट ऑफ फ्लो. ब्लड प्रेशर से मुराद ये है कि किसी खास एरिया में से ब्लड कितनी फोर्स के साथ गुजर रहा है, और रेट ऑफ फ्लो से मुराद है कि उस पर्टिकुलर यूनिट एरिया में से कितना ब्लड गुजर रहा है. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो उसके लिए हम पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय द ब्लड प्रेशर. इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ, लेकिन फिर भी हम दोबारा लिख रहे हैं आप लोगों के लिए कि व्हाट इज बेसिकली द ब्लड प्रेशर. प्रेशर exerted by the blood literally साइडों पर on the walls of blood vessels, on the walls of blood vessels is called as blood pressure. ये डायग्राम हम पहले भी बना चुके हैं, आप ये दोबारा भी बना रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्लड वेसल है, तो दिस पर्टिकुलर ब्लड इज फ्लोइंग से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ये यहाँ पे कितनी अमाउंट में गुजर रहा है, इट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ ब्लड फ्लो. लेकिन इस जर्नी में, इस पैसेज में, ये इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल की वॉल पे, साइडों पे, लिटरली का मतलब साइडों पे कितनी फोर्स लगा रहा है पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली व्हाट, द प्रेशर. राइट. तो ये है बेसिकली हमारा टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लड प्रेशर. सवाल ये है कि ब्लड प्रेशर की नीड और इंपॉर्टेंस क्या है. नंबर 1 कि अगर मेरे पास ब्लड प्रेशर होगा तो आप लोगों की जिंदगी, जैसे आपको याद होगा मैंने बहुत दफा बोला कि ब्लड इज अ मीडियम ऑफ लाइफ. अगर ब्लड फ्लो कर रहा है तो आप जिंदा हैं या जिंदा रहेंगे, और अगर ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो जिंदगी भी वही रुक जाएगी. तो बात हम ये कर रहे हैं कि इट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग. तो पहली बात हमारे पास ये है, नीड और इंपॉर्टेंस पे ये है कि इट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग. ये इसकी पहली बात. दूसरी बात ये कि अगर मेरे पास ब्लड कहीं रुक जाए तो एक बहुत, जिसका मैं फैन हूं और आपको भी चाहता हूं कि आप फैन बने, वो क्या था, ग्रेडियंट. तो ग्रेडियंट एस्टेब्लिश रहेगा. लेकिन अगर ब्लड रुक जाए तो ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा. तो दूसरी इसका जो फंक्शन है वो ये है कि इट मेंटेन्स द ग्रेडियंट बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज. राइट. तो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो काम है वो क्या है कि इट मेंटेन्स ग्रेडियंट. इट मेंटेन्स व्हाट, ग्रेडियंट. और अगर ये ग्रेडियंट है तो एक्सचेंज पॉसिबल है, और अगर ग्रेडियंट ना हुआ तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा. सो देयरफॉर इट इज अ वेरी वाइटल एक्टिविटी फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लाइफ. इस पर्टिकुलर चीज का हमारे पास सोर्स क्या है. डेफिनेटली द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट. राइट. अगर मेरे पास हार्ट के चेंबर्स को देखा जाए तो कितने चेंबर्स थे, यू नो, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स. आपको ये बात याद है कि ऑरिकल्स आर डिजाइन्ड टू रिसीव द ब्लड, वेयर एज वेंट्रिकल्स आर डिजाइन्ड टू पुश द ब्लड. ठीक है. तो जितनी जोर से मेरा हार्ट मेरे ब्लड को पुश करेगा,
जाहिर है उतना ही ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। और जितना जेंटली और स्लोली मेरा हार्ट, मेरे वेंट्रिकल्स मेरे ब्लड को पुश करेंगे इनटू द एओर्टा, जाहिर है ब्लड प्रेशर उतना ही कम होगा। तो अगर मैं ये बात करूं कि व्हाट इज द बेसिकली सोर्स ऑफ द पल्स, ये हम पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज बेसिकली द सोर्स ऑफ पल्स, तो उसका आंसर मेरे पास क्या है? सोर्स ऑफ द पल्स इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, राइट। अगली बात, ये जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली फोर्स ज्यादा होगी, राइट। उस टाइम पे डेफिनेटली वो वाला फोर्स, वो वाला प्रेशर जो लेटरली एग्जर्ट हो रहा है, साइडों पे एग्जर्ट हो रहा है, वो ज्यादा होगा। और उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेफिनेटली क्या होगा, मेरी ब्लड वेसल्स का डायामीटर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये डायमीटर जो इंक्रीज हुआ है, इट इज ड्यू टू द फोर्स दैट वाज एक्सर्टेड बाय द हार्ट ऑन द ब्लड, ठीक है। और अगली बात कि जब मेरे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तो फिर ये वाली फोर्स का इफेक्ट सबसाइड हो जाएगा, तो ये वाली वेव या ये वाला डायमीटर जो पहले इंक्रीज हुआ था अब दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म पे वापस चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पल्स मुझे फील हो रही है उसके पीछे बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स दोनों शामिल है। एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो ये मेरे पास दो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज हैं जो बेसिकली क्या हैं? सोर्स ऑफ पल्स हैं। कि जब मेरे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक पल्स फील होगी, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो वो वाली वेव, वो वाली फोर्स वहां से वैनिश हो जाएगी। और जब अगली दफा फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे फिर एक फोर्स फील होगी, और उस वेव के पास होने के बाद फिर फोर्स की फीलिंग खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स ऑल्टरनेटिवली इज अ बेसिक सोर्स ऑफ द पल्स दैट यू आर गोइंग टू फील थ्रू योर ब्लड वेसल्स, राइट। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप आर्किटेक्चर देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मेरी आर्टरीज है, मैं पर्टिकुलरली फोकस इसको कर रहा हूँ आर्टरी को, उसको अल्लाह ताला ने क्या दिया है भाई स्टूडेंट? तीन बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए हैं। नंबर 1 कि उनकी जो वॉल्स है, ये डिस्कस कर चुके हम लोग पहले से, दोबारा से रीइंफोर्स कर रहे हैं कि उनकी जो वॉल्स है दे आर वेरी वेरी थिक। ये जो वॉल्स हैं वो बहुत थिक है। प्लस जो उससे इंपॉर्टेंट बात ये है कि दे आर वेरी वेरी इलास्टिक, ये बहुत ही ज्यादा इलास्टिक है। तो जो ही ब्लड प्रेशर की फोर्स इसके ऊपर लगती है तो ये कोरेस्पॉन्डिंगली अपने डायमीटर को इंक्रीज कर लेती है, राइट। इस पर्टिकुलर इलास्टिसिटी की वजह से क्या होगा, आपके हार्ट को कम फोर्स लगानी पड़ेगी, और इसका फायदा आर्टरी को क्या होगा कि आर्टरी बर्स्ट नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारी आर्टरीज की वॉल्स क्या होती, थिन होती, तो फिर इतनी ज्यादा फोर्स दैट इज इक्वलेंट टू 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, फॉर एग्जांपल दैट इज इक्वलेंट टू 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और 16 kPa, दैट इज अ ह्यूज फोर्स, बहुत बड़ी फोर्स है ये वाली फोर्स इन थिन वॉल्स को क्या कर देती, बर्स्ट कर देती, राइट। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वॉल that is capable of relaxing, that is capable of dilation, is basically providing a very very important feature to the artery that is called as resilience, right। तो इस particular artery को thick wall होने के बावजूद इलास्टिक होने की वजह से क्या मिल गई है, resilience मिल गई, right। तो this particular resilience is the key feature of that particular blood vessel, we call it what, artery, right। बहुत थिक है लेकिन बहुत इलास्टिक है। जब तक आप लोगों की आर्टरीज इलास्टिक रहती हैं आपका हार्ट बहुत कंफर्टेबल रहता है। आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में कुछ डिजीजेस पढ़ी थी, दोज वर बेसिकली एसोसिएटेड विद द आर्टरीज, कि अगर आप लोगों की आर्टरीज की वॉल थिक हो जाए तो डेफिनेटली फिर ब्लड प्रेशर हमेशा हाई ही रहता है। दैट इज बेसिकली
यू कैन से इनहेरिटेबल डिसऑर्डर, राइट। हम चलते हैं आगे। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इस पर्टिकुलर चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है, हाउ वी कैन मेजर द ब्लड प्रेशर। तो इसका आंसर मेरे पास ये है स्टूडेंट्स, कि हम लोग करते क्या हैं कि हम दो तरीके से ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। उनमें से एक का नाम मेरे पास क्या है, वेरी फर्स्ट मेथड इज एनालॉग, राइट, एंड अदर मेथड इज नोन एज व्हाट, डिजिटल। जैसे मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में प्रॉमिस किया था कि हम दोनों वे से मेजर करना सीखेंगे, राइट। तो दोनों केसेस में आप लोगों को क्या चाहिए है, लुक एट दिस इमेज, लुक एट दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि वी आर इन नीड ऑफ अ डेफिनेट पर्सन, और चाहिए हमें उसकी बाजू, और बाजू हम कोई भी यूज कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट, बट फॉर द मोर एक्यूरेट रीडिंग हमें वी शुड लाई वेरी क्लोज टू द हार्ट, और उसके रेफरेंस से हमारी जो लेफ्ट आर्म है इट इज मोर सुटेबल। एंड द सेकेंड थिंग इज कि आप लोग अपना ब्लड प्रेशर मेजर करने से कम 15-20 मिनट पहले आप आराम सुकून से बैठे हुए, आप रिलैक्स हो। ये ना हो कि आप कार चला के आए हो या बाइक चला के आए हो तो आप फौरन अपना ब्लड प्रेशर मेजर करने बैठ जाएं, तो उसकी वजह डेफिनेटली ज़्यादा होती है, बिकॉज के ट्रैफिक में you know very well there is a problem that is called as adrenal rush. So if we want to avoid any, or if we want to rule out the effect of any adrenal rush, so we have to take our blood pressure after at least 15 to 30 minutes after resting in, you can say, peace. फिर हम बात ये कर रहे हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स के आप लोगों को चाय नहीं पीनी चाहिए, आप लोगों को कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, आप लोगों को कोई ऐसी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए जिसने आप लोगों के ब्लड प्रेशर को हाई कर दिया हो, राइट। इन सारी चीज़ों को, इन सारे फैक्टर्स को आप एक्सरसाइज आपने ना की हो, आप भागे दौड़े ना कहीं से आए हो, तो इन सारी चीज़ों को रिलैक्स को निगेट करने के बाद अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप क्रॉस लेग के साथ ना बैठे हो। अगली बात यह है कि आपने किसी के साथ टेक ना लगाई हो, ये ना हो कि आपकी मोस्ट ऑफ द बॉडी जो है वो किसी चीज़ से अगेंस्ट प्रेशर में हो। ये सारी चीज़ें रूल आउट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप अपने पेशेंट को या आप अपने जो भी विक्टिम है उसके बाजू को हार्ट के बहुत पास रखेंगे। जब हम हार्ट के बहुत पास रखने की बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि इट शुड बी इन दिस पोजीशन, राइट। अगर आप यहाँ पे कहीं मेरा हार्ट है तो ये ही मेरी बाजू की पोजीशन है। ऐसा नहीं है कि मैंने बाजू को नीचे किया हुआ है, या ऐसा नहीं है कि मैंने बाजू को ऊपर किया हुआ है। अगर मेरा बाजू ऊपर है तो मेरे ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू से वैल्यू कम आएगी, और अगर मैंने नीचे किया हुआ तो इस यूनो वेरिएबल की ग्रेविटी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इट कैन इफेक्ट, राइट। तो इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम अपने पेशेंट की बाजू को अपने हार्ट के इक्वल साइड बराबर रखेंगे, इसको बड़ा किसी चीज़ के ऊपर रेस्ट करेंगे ताकि इसकी मूवमेंट से ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट ना पड़े, और उसके बाद हम इस पर्टिकुलर आर्म में फील करेंगे अपनी ब्रैकियल आर्टरी। और ब्रैकियल आर्टरी नॉर्मली आप लोगों के बाजू की मीडियल साइड पे होती है। आपको याद है यहाँ मैंने वर्ड यूज किया था लेटरल। लेटरल क्या होता है, साइड वाला। ये जो साइड है ये वाली, ये लेटरल है, बाहर वाली, और जो अंदर वाली साइड है हम क्या बोलते हैं, मीडियल, अंदर वाली। तो मीडियल साइड पे हमारी ये क्या पाई जाती है, ब्लड आर्टरी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रैकियल आर्टरी। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप अपने कफ को इस पर्टिकुलर ब्रैकियल आर्टरी के पास कहीं बांधेंगे, अबाउट 1 इंच हायर देन द एल्बो जॉइंट, ठीक है। ये बांधने के बाद अब आप क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप लगाएंगे एंड देन यू विल बिगिन टू इन्फ्लेट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोगों के पास एनालॉग अपरेटस है तो उसे हम लोग आमतौर पे एंड्रॉइड बोलते हैं। अगर आप लोगों ने एंड्रॉइड सिग्मोमैनोमीटर लिया हुआ है तो उस वाले केस में आप लोगों के पास दो चांसेस हैं। तो ये है कि वो मैनोमीटर हो कौन सा वाला, डायल वाला, राइट, दैट इज कॉल्ड एज एंड्रॉइड सिग्मोमैनोमीटर। या फिर दूसरा मेरे पास क्या होता है, लुक एट दिस इमेज, इसमें आपको नजर आ रहा है कि दैट पर्टिकुलर डॉक्टर इज बेसिकली यूजिंग अ मर्क्यूरिक ब्लड प्रेशर अपरेटस। तो 3 किस्म के अपरेटस मेरे पास हो गए। जो पहले 2 किस्म के हैं वो बेसिकली यूज कर रहे हैं एनालॉग मेथड, और जो डिजिटल है डेफिनेटली वो हमारा डिस्प्ले देता है स्क्रीन के ऊपर। अब अपने स्टेथोस्कोप के साथ अपने कानों को सुनना है, अपने कानों से उस आवाज को सुनना है जो बेसिकली स्टेथोस्कोप के थ्रू आप लोगों के कानों में आ रही होगी। लुक एट दिस, कि जब हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, अपने इस कफ को इस बल्ब की वजह से इन्फ्लेट किया, तो बेसिकली योर कफ इज गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द ब्लड वेसल्स ऑफ योर आर्म फ्रॉम ऑल साइड्स। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब प्रेशर कम होता होता ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। नॉर्मली ये वाला ब्लड प्रेशर
आप लोगों के ब्लड प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो यूजुअली जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, 120 होता है, 130 होता है। तो आमतौर पे 30 या 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हम एक्स्ट्रा भर लेते हैं। मीन टू से कि हम 170 180 तक अगर अपने कफ को इन्फ्लेट करें तो इट्स ओके, राइट। इन्फ्लेट करने के बाद आप क्या करेंगे कि आप अब इस पर्टिकुलर बल्ब के स्क्रू को आहिस्ता आहिस्ता लूज करेंगे। डोंट रिमूव द एयर, आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता लूज करना है सो दैट कि जेंटली एयर में बी रिमूव फ्रॉम द कफ। जब आप वापस आ रहे होंगे तो आपको नजर आएगा, तो आप सुनेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ, आपको पहली साउंड सुनाई दी। ये आप लोगों के हार्ट की मैक्सिमम फोर्स है और इसे हम लोग नाम कर देते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, राइट। तो ये मैंने लिखा, आप लोगों ने देखा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो वो वाला प्रेशर exerted by the blood during the contraction of ventricles, ये डिस्कस हुआ है पहले आप लोगों के साथ। तो जब आप लोगों के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होगा वी कॉल इट एज व्हाट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और इट इज ड्यू टू द सिस्टोली ऑफ द वेंट्रिकल्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब आप क्या कर रहे हैं कि आप इस प्रेशर को ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहे हैं। While reduction, you are constantly listening what the sound, but a time will come further there is no more sound. वो पर्टिकुलर टाइम आप लोगों के ब्लड प्रेशर की लीस्ट वैल्यू है। वो वाली लीस्ट वैल्यू क्या कहलाती है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बेसिकली आप लोगों के हार्ट से जनरेटेड लीस्ट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल। सो वी मस्ट राइट कि प्रेशर exerted by the blood during relaxation of ventricles is called as diastolic blood pressure. और जो हमारी यूजुअल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू है, you know very well कि it is approximately 100 to 130 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ज्यादा फिट बंदों का ब्लड प्रेशर कम होता है और डिजीज्ड पर्सन का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। सो इफ योर ब्लड प्रेशर इज lying close to 100 or 110, it means you are more fit as compared to the person who has got 130 millimeter of mercury blood pressure. और अगर हम नीचे ब्लड प्रेशर की बात करें तो ये 70 से लेकर 85 तक हो सकता है। वैसे तो 90 भी लोग चलते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन हम यूजुअली 70 को 75 को 85 को नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कंसीडर कर रहे होते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब इस पर्टिकुलर चीज में आपको याद रखना है कि ये जो ब्लड प्रेशर हम बोल रहे हैं ये 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के अलावा है, राइट। आपने एक बात और याद रखनी है कि आप लोगों के ब्लड का जो वॉल्यूम है अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा रखा हुआ है कि किसी भी टाइम पे इवन अगर आप मर भी जाएंगे, ज़ाहिर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हम मर भी जाएंगे तो तब भी हमारी ब्लड वेसल्स क्या रहेंगी, ओपन रहेंगी, बिकॉज कि मेरे बॉडी में ब्लड का इतना वॉल्यूम है जो कि आर्टरीज और वेन्स को और क्या अपने से कोलैप्स होने से रोकता है, राइट। तो ये था थोड़ी सी बात कि अब इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को हमने बेसिकली क्या रखना है, इन कांस्टेंट मोशन रखना है और उसके लिए डेफिनेटली मुझे हार्ट की जरूरत है। अब अगली बात हमें ये देखनी है हमारे स्टूडेंट्स कि मेरा ब्लड प्रेशर कभी ज्यादा होता है और कभी कम होता है। हमने ये देखना है कि ब्लड प्रेशर कब ज्यादा होता है और कब कम, उसके लिए मूव करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड पे। सो लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें आप लोगों के लिए हमने वही ग्राफ ड्रॉ किया है, डेफिनेटली थोड़ी सी मेहनत की हम लोगों ने, जो कि आप लोगों की बुक के अंदर भी प्रेजेंट है, राइट। इस पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर, इस पर्टिकुलर ग्राफ में यू कैन सी द डिस्टिंक्ट जोन्स। आप अगर यू आर लुकिंग एट अलोंग एक्स एक्सिस तो ये वाला जोन एओर्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस होल जोन इज शोइंग व्हाट द ब्लड प्रेशर इन एओर्टा, एंड देन you know very well aorta divides to form arteries, and this very zone is showing the blood pressure in arteries, and you know arteries further divide to form arterioles somewhere here, and blood pressure in arterioles is lying in this zone.
and at the junction of arterioles and capillaries you can see the blood pressure. वो हम डिस्कस करते हैं अभी आप लोगों के साथ, वो हम याद रखेंगे. And then we will see the blood pressure in venules and then in the veins and then in the vena cava. तो ये डिस्टिंक्ट जोन मुझे बता रहे हैं कि किस किस पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल में कितना कितना प्रेशर हो सकता है या होता है, राइट. और ये जो मेरे पास कॉलम है, लुक एट दिस कॉलम, दिस इज पर्टिकुलरली वाई एक्सेस, और वाई एक्सेस के लिए लिखा हुआ हमने ब्लड प्रेशर इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इट इज राइजिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट. सो लुक एट दिस, हम बात को शुरू करते हैं एओर्टा से. तो एओर्टा में आपको क्या नजर आ रहा है कि इन केस ऑफ एओर्टा ब्लड प्रेशर इज लाइंग 120 और सो 280, यानी कि ये वाला ब्लड प्रेशर जो मुझे जाहिर हाई वैल्यू दे रहा है, आप पढ़ लिखे बच्चे आपने सीख लिया है कि यूजुअली द ब्लड प्रेशर जो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है इट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. तो समवेयर हियर और हियर इज व्हाट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, systolic blood pressure, and definitely it is showing the power of the ventricles, right. अब हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो मेरे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर मैं इसके लिए आप लोगों से कहूं कि ये फोर्स कितनी होगी, तो आप अपने हाथ में एक टेनिस का बॉल लें और उस टेनिस के बॉल को, नया बॉल लें, उसको हाथों में प्रेस करके देखिए. उस वक्त जितनी फोर्स आपके मसल जनरेट कर रहे हैं उतनी फोर्स आप लोगों का हार्ट जनरेट करता है फॉर एवरी पंपिंग. और ये बात याद रखिएगा कि चूंकि आप लोगों की बॉडी डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड कर रही है, जैसे कि आपने शेर सुना होगा, क्यों गर्दिश अय्याम से घबरा ना जाए दिल, राइट. कि जब हम डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम लोग दुखी होते हैं, इवन हम कभी बैठे हैं, कभी हम लोग खड़े हैं, कभी हम पार्शियल स्लंबर पोजीशन में हैं, तो ऑल द टाइम your heart is an excellent mathematician. It is going to calculate each and every value that is being generated by your body, and then every time it is going to decide the amount of blood that should go out of the heart, amount of force that should go out of the heart. It means कि जो cardiac output है वो डिटेक्ट कर रहा होता है, डिटरमाइन कर रहा होता है, राइट. तो मैं आपसे बात ये कर रहा स्टूडेंट्स कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज अ वेरी ह्यूज फोर्स, ठीक है. और उसके निस्बत जो हमारे पास नीचे वाली पीक है, लुक एट दिस पर्टिकुलर पीक, तो ये वाली पीक मुझे क्या शो कर रही है, इट इज गोइंग टू शो मी द लोअर वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज अ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. दिस वन इज कॉल्ड एज व्हाट, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, राइट. अब आप देखें कि कितनी तेजी से एओर्टा के बाद जब ब्लड आर्टरीज में जाता है तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तेजी से कम हो रहे. अब इसको मैं समझाता हूं आमतौर पर अपने स्टूडेंट्स को, जाहिर है आप लोगों को भी ऐसे ही समझा रहा हूं कि आप ये समझ लें कि आप इस वाले केस में मोटरवे पे जा रहे हैं. मोटरवे में सड़क आपके पास काफी खुली है, आपके पास इंजन भी काफी बड़ी कैपेसिटी का है, रुकावट वाला कोई नहीं है, आप टॉप गियर लगाएं और कार को भगा सकते हैं. हाँ, प्रोवाइडेड कि चालान का डर ना हो, राइट. यू कैन गो विद एनी स्पीड. तो क्या मकसद ये कि जब मेरे पास सड़कें काफी खुली हैं, तो इट इज समथिंग लाइक द एओर्टा, एंड दैट वेरी ब्लड दैट एंड इट इज लाइंग जस्ट नेक्स्ट टू व्हाट, द पंप. तो यहाँ पे फोर्स भी ज्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो अमाउंट ऑफ जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो भी ज्यादा हो जाएगी हमारे पास. तो इस वाले केस में जो ही हम क्या करते हैं कि किसी मोटरवे से उतर के शहर की किसी बड़ी सड़क पे जाते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाती है, सड़कें थोड़ी कम चौड़ी हो जाती है, नैरो डाउन हो जाती हैं. तो जाहिर है क्या होगा, उस वक्त मेरे इंजन की वो पुश नहीं रहेगी, तो मुझे स्पीड को कम करना पड़ेगा. सेम ऐसा केस है कि हम देखते हैं तो बहुत तेजी के साथ मेरे ब्लड प्रेशर में डेफिशिएंसी हो जाती है. रीजन मैंने आपको बता दी है कि बार बार की बाइफर्केशन और कॉन्स्टेंटली नैरो होता हुआ डायमीटर क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, एंड दैट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू डिक्रीज द ब्लड फ्लो, ठीक है. और ये वाला ब्लड प्रेशर भी बहुत तेजी से फॉल होता है, क्योंकि बहुत तेजी के साथ जब ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगी, तो इसकी समझ लें कि हम किसी गलियों में घुस गए हैं, ये समझ लें आप लोग. तो गलियों में जाहिर है ड्राइव करना और डिफिकल्ट हो जाता है, हमारी बाइक की स्पीड या कार की स्पीड और स्लो हो जाती है, और अगर उसके ऊपर जंप्स भी बनी हो जैसे कि हमारे प्यारे पाकिस्तान में बनी होती हैं, तो ज़ाहिर हमारी स्पीड की वजह से स्टूडेंट्स और कम हो जाएगी. तो सेम इज द केस हियर, जिसकी वजह से देखिए देयर इज अ मार्क्ड डिक्रीज इन व्हाट, ब्लड प्रेशर. फॉर एग्जांपल, नाउ आई एम
एट द जंक्शन ऑफ आर्टरियोल्स एंड कैपिलरीज। तो आप देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रह गया है। इमेजिन कि हम लोग कहाँ से चले थे, हम लोग चले थे 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से, और अब हम 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के ऊपर आके पहुंच गए हैं। इतने कम प्रेशर, इतनी कम स्पीड की, जैसा मैंने बताया था आपको, लॉजिक सिर्फ और सिर्फ यही है कि जितना स्लोली ब्लड पास होगा उतना ही ज्यादा हम क्या करेंगे, रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज कर सकेंगे। और फिर जब ये ब्लड प्रेशर हमारे वेन्स और वेन्यूल्स पे जाता है तो ये बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है, यहाँ तक कि जब वेना केवा के पास पहुंचता है, मींस अगर मैं उस ब्लड प्रेशर को मेजर करूं जो कि मेरी वेन्स के अंदर है, तो वेरी क्लोज टू द हार्ट ये सिर्फ 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रह जाता है, राइट। अब सवाल ये है कि अगर हमारी वेन्स में ब्लड प्रेशर तेजी से डिक्रीज हो रहा है तो फिर वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो मेरे ब्लड को वापस मेरे हार्ट में लेके आ रही हैं, या व्हाट कार्डियक इनपुट का सबब बन रही हैं। एंड यू शुड नो वेरी वेल कि कार्डियक आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू द कार्डियक आउटपुट इन अ हेल्दी हार्ट। तो अगर जितना ब्लड मेरा हार्ट पंप कर रहा है आउट, उतना ही ब्लड मेरे हार्ट में वापस नहीं आएगा, तो फिर मेरी कार्डियक इनपुट कार्डियक आउटपुट के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। इस चीज को इंश्योर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वेन्स को भी क्या दिए हैं, असिस्टेंट्स दिए हैं, मददगार दिए हैं, राइट। वो मददगार कौन कौन से हैं? तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से काफ मसल की बात की थी, मैंने ये बात की थी कि वो वाली हमारी मोहतरमाएं जो ऊंची हील वाली चप्पल पहनती हैं, राइट, वो क्या कर रही हैं, उनका जो काफ मसल है इट इज वर्किंग मोर, सो दोज पर्टिकुलर लेडीज दे आर लेस ससेप्टेबल टू हार्ट अटैक एज कंपेयर टू द लेडी हु इज और द गर्ल हु इज यूजिंग द फ्लैट शूज, राइट। तो कहने का मकसद मेरे पास था स्केलेटल मसल्स दे आर लिटरली मिल्किंग, मैंने एक वर्ड लास्ट टाइम यूज किया, दे आर लिटरली मिल्किंग व्हाट द ब्लड इन वेन्स, उसको पुश करती हैं ऊपर की तरफ हमारे स्केलेटल मसल्स। पर फिर जब ब्लड इस लेवल से ऊपर आके हमारे एब्डोमिनल और फिर कहाँ जाता है, हमारे थोरेसिक जोन में जाता है, तो फिर हमारे जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व मसल है उसमें मेरे एब्डोमिनल मसल भी शामिल है, मेरे थोरेसिक मसल्स भी शामिल है। लिटरली दे आर आल्सो कैरिंग आउट द सेम मिल्किंग इफेक्ट, और वो हमेशा ब्लड को क्या करते हैं, साइडों से प्रेस करते हैं। आपको पता है जब हम ब्लड को साइडों से प्रेस करेंगे तो ब्लड ऊपर की तरफ मूव करेगा और टुवर्ड्स द हार्ट मूव कर रहा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस पर्टिकुलर ब्लड को नीचे या वापस गिरने से रोकने वाले ग्रेट स्ट्रक्चर का नाम मेरे पास क्या था, आपको याद है, सेमाइल्यूनर वेल्व। तो सेमाइल्यूनर वेल्व स्केलेटल मसल्स, जिसमें खास तौर पे आपको वो काफ मसल की बात तो कभी भी नहीं भूलनी चाहिए आप लोगों को। और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि बॉयज को अपने काफ मसल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ब्रीदिंग, और फिर जो हमारी सराउंडिंग मसल्स है ऑल ऑफ देम दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट व्हाट टू प्रोवाइड सेम अमाउंट ऑफ ब्लड that is being pumped out of the heart. Mean to say they are trying their best to equalize cardiac input and cardiac output. ठीक है my dear students, तो ये वो सारी बातें हैं, those are regarding to the you can say blood pressure in various sections of the blood vessels. अब हम यूँ कर सकते हैं कि हम इन सारियों का एक मीन क्या ले सकते हैं, ब्लड प्रेशर। आपको याद है मैंने बोला था जब हम काफ मसल, जब हम लोग अपने यहाँ पे कफ लगाएंगे तो यहाँ पे तो बहुत कुछ है, जहाँ यहाँ पे आर्टरीज भी, यहाँ पे कैपिलरीज भी हैं, यहाँ पे वेन्स भी हैं। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे वो ब्लड प्रेशर जो आप मेजर कर रहे होते हो वो तो बेसिकली एवरेज होता है, दैट इज लाइंग समवेयर हियर, इसके साथ साथ चल रहा है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है दैट इज कॉल्ड एज अ मीन ब्लड प्रेशर, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। अब रह गया हमारे पास अगला टॉपिक, या टॉपिक का जो पार्ट वो ये है कि हमारा ब्लड प्रेशर का और हमारे ब्लड फ्लो का क्या आपस में रिलेशन है, और उसके लिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द board. Again we have already drawn this very beautiful graph for you people, और यहाँ पे फिर again हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, various segments of the blood vascular system. You know, topmost pressure, topmost area is occupied by the great blood vessel known as aorta, followed by the arteries, and arteries divide to form arterioles that eventually form the capillaries, and then capillaries join together to form the venules, and venules join to form veins, and different veins eventually join to form the vena cava. Now look at this, जो मैंने अभी आप लोगों से बात की थी वो कि वो वाला अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि एओर्टा से बाहर निकल रहा है, इट शुड बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ब्लड जॉइनिंग द हार्ट, तो बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर जर्नी को देखो
तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो एओर्टा से आर्टरीज की तरफ बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है। लुक, उसकी स्पीड देखिए रिड्यूस हो रही। लुक देखिए यहाँ पे स्पीड क्या है मेरे पास, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, इट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर हुआ पर सेकंड, तो देखें कि बहुत तेजी से वेलोसिटी कम हुई, यहां तक कि आर्टरियोल्स और कैपिलरीज के ऊपर तो वेलोसिटी सिर्फ 2 और 3 के करीब रह गई, उससे भी कम हो गई, राइट। इतनी स्लो स्पीड की लॉजिक मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, राइट। फिर ये दोबारा से आपस में कंबाइन होती हैं और वो वाला प्रेशर जो एओर्टा से कैपिलरीज तक आते आते लॉस हो गया था, वो दोबारा कैपिलरी से वेन्यूल्स और वेन्स और वेना केवा बनते हुए क्या हो गया, रीगेन हो गया, रिस्टोर हो गया। सो अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट इज फ्लोइंग आउट ऑफ द हार्ट इज द सेम amount of the blood joining the heart due to the marvelous adjustment in the velocity of the blood flow। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुई मेरे पास पहली बात। लेकिन एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि जो किसी भी पर्टिकुलर स्टेज पे किसी ब्लड वेसल में से कितना ब्लड फ्लो करता है, ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर जोन के टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, राइट। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि कैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ गया, किस में, कैपिलरीज में। लुक एट दिस कि अगर मैं टोटल एओर्टा को जमा करूं अपनी बॉडी के, राइट, टोटल आर्टरीज को जमा करूं, टोटल आर्टरियोल्स को जमा करूं, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि इन सबको जमा करने के बावजूद भी जो टोटल एरिया है वो कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन जो ही हम किसी आर्टरी और कैपिलरी के जोन में जाते हैं तो लुक एट दिस कि कितनी तेजी से जो एरिया है वो whenever I write K stands for 1000, तो it is about 5000 centimeter square area, that is a huge area। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं मेरे पास वेलोसिटी है वो क्या हो गई, स्लो हो गई। तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ठीक है, जितना ज्यादा एरिया उतनी कम वेलोसिटी। और ये वाली बात हमें फिर दोबारा से रीगत हुई नजर आती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, वेन्स एंड वेना केवा। सो आप लोगों को बेसिकली इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो चीज अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे कितना ब्लड फ्लो करे उसका इन्हिसार उस पर्टिकुलर जोन के टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर होता है, राइट। तो ये था टोटल यू कैन से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स, और इसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमने स्टडी कर लिए हैं। इसके बाद जो डिजीज का टॉपिक था वो हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम आप लोगों से मिलेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी खास दुआओं में बहुत खास जगहों पर हमें भी याद रखिएगा और अपनी ज़ाहिर वालिदैन का बहुत एहतराम कीजिएगा, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ। और अपने इर्द गिर्द आसानी और खुशियाँ बांटें और अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।